That is I would request the government. Thank you. माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा द ऑफिशियल रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 जिसको लाया गया और जिसके संबंध में उन्होंने आज विस्तार से अपनी बातें रखी भी। उसके बाद तो मुझे लगता है कि ये बिल निश्चित तौर से इस बिल के संशोधन में लाने का जो मकसद है वो स्पष्ट हो गया है कि ये अमेंडमेंट बिल केवल संशोधन नहीं है, ये केवल अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट भारत की ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, आत्मनिर्भरता और पूरे वैश्विक नेतृत्व को सशक्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आखिर इस ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 पे जिस पे चर्चा हो रही, पूरे सदन के सभी सदस्य चर्चा कर रहे हैं, आखिर इसमें संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ी? स्पष्ट है कि जब ये जिस तरीके से 1948 जो हमारा इसका प्रिंसिपल एक्ट है, इस प्रिंसिपल एक्ट में बदलाव लाने की कौन सी जरूरत पड़ी? आखिर 1948 में क्या कारण था? 1948 में ये जो मूल हमारा या प्रिंसिपल एक्ट है, ये इसमें केवल माइनिंग लीज की अवधारणा थी। तब तक हम क्रूड ऑयल को या प्राकृतिक गैस को केवल माइनिंग लीज में रखते थे और उसके नाते जो और तमाम चीजें थी, चाहे हाइड्रोजन की आज बात हो, चाहे हमारे मिथेल की बात हो, सेल गैस की बात हो जिसको माननीय मंत्री जी ने कहा, कोल बेड मिथेन की बात हो, टाइट गैस की बात हो, हाइड्रोजन उत्पादन की बात हो, इन सारी चीजों को अलग अलग थी। अगर आज 1948 के उस प्रिंसिपल एक्ट में अमेंड करके माननीय मंत्री जी और सभी इस माइंस को जो अभी तक माइनिंग लीज कहलाता था, उस माइनिंग लीज को पेट्रोलियम लीज को करके संशोधन लाए हैं, निश्चित तौर से अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। और ये पूरे वैश्विक में जो भी चाहे एफडीआई हो या दुनिया का कोई व्यक्ति क्यों निवेश करेगा, अगर उसको सेल गैस में हो, कोल बेड मिथेन में हो, टाइट में हो, हाइड्रोजन में हो, तो उसके लिए कोई ना कोई एक रेगुलेटरी होनी चाहिए थी। 1948 में अभी तक अनसर्टेनिटी थी, कोई सर्टेनिटी नहीं थी रेगुलेटरी की। तो जब कोई एक सर्टेनिटी नहीं होगी, अस्पष्टता का अभाव होगा, तो निश्चित तौर से कोई निवेश करने वाले के सामने एक अनिश्चितता रहेगी और वो निश्चित नहीं करेगा, क्योंकि निवेश करने का तात्पर्य होता है कि वो करे। और आज जब हम इस परिभाषा को बदल रहे हैं, तो अब इस परिभाषा में केवल ये माइनिंग नहीं रहेगी। अब माइनिंग के बाद जब पेट्रोलियम लीज होगा, तो इसमें कम से कम 4 सेक्टर जोड़े जा रहे हैं। पहला एक्सप्लोरेशन, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा रिफाइनिंग और फिनिशिंग और चौथा ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जब चारों सेक्टर को हम जोड़ेंगे तो निश्चित तौर से एक लॉन्ग टर्म में एक हमारी स्टेबल पॉलिसी होगी जो नवीन और तकनीकी चीज़ों को बढ़ावा देगी, जिसके कारण पूंजी निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी। अभी तक 1948 में क्या था, उसकी जो खनन के पट्टे की जो पैरामीटर था, वो 1948 में जो कानून था वो स्पष्ट ही नहीं था। किसी कंपनी को कितनी अवध के लिए होगा, कितने भौगोलिक क्षेत्र में, कितना डेमोग्राफी में उसको एक्सप्लोर करना है, इसका भी अधिकार नहीं था। एक अनिश्चितता के कारण कोई भी निवेश करने से डरता था। और जो नए कानून बन रहे हैं, पूरी दुनिया में जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उसमें कानून में केवल तेल और गैस उत्पादन के लिए था। आज जब वैश्विक स्तर पे हम उन्नतशील तकनीकों को, नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसका कोई उल्लेख नहीं था। तो आज तो ये अपने आप में एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया में जैसे आज रिन्यूएबल एनर्जी में हम थर्ड हैं, हम उस पर आऊँगा विस्तार से, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में इस बिल के आने के बाद से शायद जो एनर्जी सेक्टर, जिसको शुरू में कहा उन्होंने कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुए, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे और थर्ड होंगे, तो निश्चित तौर से उस दिशा में, क्योंकि एनर्जी का कंजम्पशन हो, एनर्जी का खर्चा हो, अभी बहुत वक्त नहीं, लेकिन मैं तब भी कह देना चाहता हूँ कि हमारे नहीं 2 मिनट हुआ, मुझे 5 मिनट की बात हुई है। मैं चाहता हूं कि आप सुन लीजिए कि यह कहा गया कि
क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के प्रोडक्शन। आखिर यूपीए का देख लीजिए, ड्यूरिंग यूपीए रूल 2004 to 14 डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन रिमेन्स स्टैग्नेंट एट अराउंड 38 MMT इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। कांग्रेस लेड इंडिया एनर्जी डिपेंडेंस ग्रो मेकिंग अस मोर रिलायंट ऑन इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी थी। Even natural gas, they failed miserably despite the huge potential of KG-2D6 basin. India's government production collapsed under Congress corrupt and insufficient policy. The KG जो बेसिन स्कैम हुआ था उस समय का सबसे बहुत बड़ा करप्शन हुआ था, जिसमें कृष्णा गादौरी बेसिन स्कैम में कहा गया था कांग्रेस लीडर में कि बिगेस्ट बिट्रेयल ऑफ द इंडिया एनर्जी सेक्टर। इंडिया एनर्जी सेक्टर के साथ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीएजी की रिपोर्ट थी। सीएजी रिपोर्ट ने एक्सपोज किया था कि हाउ द गवर्नमेंट अलाउड अनड्यू बेनिफिट टू द कंपनीज लीडिंग टू मैसिव लॉसेज फॉर द नेशन। उस देश के लिए उतने बड़े, एक मिनट सुन ले मैम, उसके लिए कौन जिम्मेदार? ये कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की बात है। आपको याद होगा 2014 तक लोगों को गैस का सिलेंडर लेने के लिए पैसा दे करके उनको ब्लैक में लेना पड़ता था, लाइन लगा के पुलिस थाने के सामने गैस का सिलेंडर पड़ता था और उसके बाद भी गैस नहीं मिलता था, लाठियां खानी पड़ती थी। और आज 11 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने गैस का सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला में दिया। ये एनर्जी सिक्योरिटी, कौन सी एनर्जी सिक्योरिटी? मैं आज कहना चाहता हूं, आप पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया की बात करिए। अगर इंडिया में हमारा पेट्रोल 94 रुपीज पर लीटर है, डीजल 87 रुपीज है, नेपाल में 103 रुपया पेट्रोल है, 156 रुपया डीजल है, बांग्लादेश में 106 रुपया पेट्रोल है, डीजल 105 है, पाकिस्तान में 255 है, 258 डीजल है, श्रीलंका में 309 रुपया है, 317। मैम ये बात मैं उनकी जानकारी में दे रहा हूं कि आज भारत में सबसे कम तेल का दाम, इसलिए कि भारत में एक स्थिर सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है, इसलिए मुझे कह लेने दीजिए। साहब कोई विजन नहीं था, आज मोदी जी का एक विजन है जिसका स्पष्ट तौर से, और मैं कहना चाहता हूं कि आज उस दिशा में जो हमने रिफाइनिंग में भी क्षमता को जो 249 मिलियन टन पर ईयर, उसको मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं, उसको बढ़ा के 249 मिलियन टन पर ईयर से 450 मिस्टर जयप्रकाश ट्राई टू लिसन मी 450 मिलियन टन पर ईयर ले जाने का लक्ष्य है। आज चाइना की क्या ऊर्जा नीति है? घरेलू उत्पादन पे, कोयले पे। भारत सौर में भी है, पवन में भी है, हाइड्रोजन में भी, एलएनजी में भी है। आज हम उसको एक स्टेबल एनर्जी की मॉडल कर रहे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया ऊर्जा आपूर्ति में विदेशों पर निर्भर है और भारत अपने घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। तो इस तरीके से अगर अमेंडमेंट लेकर के आए हैं तो आप माननीय मंत्री जी, और मैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म दिया है। माननीय मंत्री जी प्लीज बैठिए, प्लीज।